प्राची को अपने कमरे में ना देखकर डीएसपी मौर्य बुरी तरह घबरा जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। डीएसपी मौर्य कुछ कहता उससे पहले दिव्या और अंकुल भी हॉल से उठकर वहां आ जाते हैं। क्या हुआ जय, तुम ऐसे भागकर क्यों आ गए? दिव्या, प्राची यहाँ नहीं है। जैसे ही दिव्या डीएसपी मौर्य की बात सुनती है, उसकी नजर कमरे में रखे बेड के ऊपर जाती है। बेड पर बस वो चादर रखी थी जो प्राची ने थोड़ी देर पहले ओढ़ रखी थी। प्राची को वहां ना देखकर दिव्या बहुत डर जाती है। डर के मारे उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है। दिव्या फौरन भागकर कमरे के अंदर आती है और प्राची को सब तरफ ढूंढने लगती है। प्राची, प्राची तुम कहाँ हो? जय, जय प्राची कहाँ चली गई? मैं थोड़ी देर पहले ही देख कर गई थी। प्राची यही सोई हुई थी, उसने यही ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था। अंकुल, तुम बाहर जाकर देखो, मैं और दिव्या घर के अंदर देखते हैं। यस सर। कांस्टेबल अंकुल भागकर घर से बाहर चला जाता है। अंकुल के जाते ही डीएसपी मौर्य और दिव्या घर में सब तरफ प्राची को ढूंढने लगते हैं। जय, प्राची कहीं नहीं दिख रही है। मैंने सब तरफ अच्छी तरह देख लिया। क्या तुमने बेड के नीचे चेक किया? हाँ जय, मैंने सब तरफ चेक कर लिया। बेड के नीचे, पर्दों के पीछे और छत पर भी देख लिया। प्राची कहीं भी नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है जय। चिंता मत करो दिव्या, प्राची जरूर यहीं कहीं होगी। वो घर के अंदर नहीं है जय। हम पूरा घर अच्छी तरह चेक कर चुके हैं। हाँ, हमने स्टोर रूम चेक नहीं किया है। दिव्या फौरन पीछे मुड़ती है और स्टोर रूम की तरफ भागती है। उस रात स्टोर रूम में जो डीएसपी मौर्य के साथ हुआ था, उसे वो अब तक भुला नहीं पाया था। जैसे ही डीएसपी मौर्य दिव्या को वहां जाते हुए देखता है, उसे फिर से प्राची का वही कटा हुआ चेहरा याद आ जाता है। दिव्या, वहीं रुक जाओ, तुम यहीं बाहर रुको, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। डीएसपी मौर्य दिव्या के आगे जाता है और स्टोर रूम का दरवाजा अनलॉक करता है। डीएसपी मौर्य दरवाजा खोलने ही वाला होता है कि बाहर से अंकुल के चिल्लाने की आवाज आती है। सर, मुझे प्राची मिल गई। वो यहाँ बाहर गार्डन में है। अंकुल की बात सुनते ही डीएसपी मौर्य स्टोर रूम का दरवाजा वापस लॉक कर देता है और वो दोनों भागते हुए घर से बाहर निकल जाते हैं। नीचे जाकर वो लोग देखते हैं कि प्राची गार्डन में बैठी हुई थी। उसके सामने एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला खड़ा था और प्राची अपने हाथों से उसकी पीठ सहला रही थी। सर, प्राची घर के पीछे इस पपी के साथ खेल रही थी। दिव्या फौरन प्राची के पास जाती है और उसे अपनी गोद में उठा लेती है। मम्मा, ये डॉगी कितना क्यूट है। क्या हम इसे अपने साथ रख सकते हैं? बेटा, मैं तो तुम्हें रूम में सुलाकर गई थी, फिर तुम यहाँ कैसे आई? मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बेड से उठकर विंडो से बाहर देख रही थी। तभी मुझे ये छोटा सा डॉगी दिखा और मैं रूम से निकलकर यहाँ आ गई। लेकिन बेटा, तुम्हें ऐसे बिना बताए नहीं आना चाहिए था। तुम्हें पता है मम्मा और पापा कितना डर गए थे। सॉरी मम्मा, मैं अब से आपको बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगी। इट्स नॉट ओके प्राची, मैंने कल ही तुम्हें समझाया था। तुम्हें पता है यहाँ रात को ऐसे अकेले बाहर निकलना कितना डेंजरस हो सकता है। तुम्हारी जिद के कारण ही मैंने तुम दोनों को यहाँ रुकने दिया, वरना मैं कल ही तुम्हें वापस मुंबई भेजने वाला था। डीएसपी मौर्य के ऐसे गुस्से से बात करने पर प्राची की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बुरी तरह रोने लगती है। जय, तुम्हें प्राची को ऐसे नहीं डांटना चाहिए। इसने इतनी भी बड़ी गलती नहीं की है। ये बस इस पपी को देखकर घर से बाहर आ गई। दिव्या, अब तुम प्राची की साइड मत लो। तुम्हारे लाड़ प्यार और लापरवाही के कारण ही ये ऐसा करती है। दिव्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कुछ सेकंड तक डीएसपी मौर्य को घूर कर देखती है और फिर बिना कुछ कहे प्राची को लेकर घर के अंदर चली जाती है। दिव्या के जाने के बाद वहां बस डीएसपी मौर्य और अंकुल बच जाते हैं। सर, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे भी लगता है कि आपको प्राची और दिव्या मैडम को ऐसे ही डांटना नहीं चाहिए था। मुझे पता है प्राची का ऐसे बाहर निकलना कितना रिस्की है और आप कितना डर गए थे, लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है इस बात का उन्हें कोई अंदाजा नहीं है। हाँ अंकुल, तुम सही कह रहे हो। प्राची को घर में ना देखकर मैं कुछ ज्यादा ही डर गया था, इसलिए मैंने उन दोनों को इतना डांट दिया। मैं आज ही उन दोनों से बात करूंगा। चलो पहले चलकर खाना खाते हैं, फिर इस बारे में बात करेंगे। डीएसपी मौर्य और अंकुल वापस घर के अंदर जाते हैं और थोड़ी देर बाद अंकुल डिनर करके वहां से वापस अपने घर के लिए निकल जाता है। अंकुल के जाने के बाद डीएसपी मौर्य उस रूम में जाता है जहां दिव्या और प्राची थे। अंदर जाकर वो भी उनके पास बेड पर बैठ जाता है। प्राची, क्या तुम अब भी पापा से गुस्सा हो? प्राची डीएसपी मौर्य की बात का कोई जवाब नहीं देती, बस चुपचाप उसे देखती रहती है। बेटा, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता था, मैं बस बहुत डर गया था। तुम्हें पता है पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं। सॉरी पापा। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारी मम्मी कह रही थी कि
उन्होंने फिर से तुम्हारे पास वही टॉय देखा जो मैंने तुमसे लिया था? नहीं पापा, मेरे पास तो कोई टॉय नहीं है। ठीक है, अब तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और इस बार बिना बताए कहीं बाहर मत जाना। दिव्या, तुम प्लीज थोड़ी देर बाहर आना। डीएसपी मौर्य उस रूम से बाहर निकलकर हॉल में चला जाता है। दिव्या भी उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल जाती है। दिव्या, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता था, मैं बस बहुत घबरा गया था। जय, पता नहीं यहाँ कर तुम्हें क्या हो गया है। तुम पहले से बहुत बदल गए हो। तुमने आज से पहले कभी प्राची को ऐसे नहीं डांटा। यहाँ आने के बाद तुम्हारा बिहेवियर काफी चेंज हो गया है। पहले तुम हॉस्पिटल में डर गए, फिर तुमने प्राची से वो टॉय छीन लिया, और अब ये सब। अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो जय। दिव्या, मैं कह रहा हूँ ना, आई एम सॉरी। और तुम तो कह रही थी तुमने वो खिलौना प्राची के पास देखा था, लेकिन प्राची तो कह रही है उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। पता नहीं जय, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है। दोपहर में प्राची अपने रूम में सो रही थी और उसके हाथ में वही खिलौना था जो तुमने उस दिन उससे लिया था। चलो कोई बात नहीं, मैं कल स्टेशन जाकर चेक कर लूंगा। अब तुम प्राची के पास जाओ, मुझे थोड़ा काम है, मैं उसे खत्म करके आता हूँ। दिव्या वापस प्राची के पास चली जाती है और डीएसपी मौर्य अपने लैपटॉप में कुछ काम करने लगता है। उधर पैलेस में सब लोग डिनर करके हॉल में ही बैठे हुए थे। देव, मुझे तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम लोग आर्यन को सब कुछ कैसे समझाएंगे? क्या हमें उसे सब सच सच बता देना चाहिए? नहीं शुभम, अगर हमने ऐसे अचानक उसे सब बता दिया तो वो कभी हमारी बात पर भरोसा नहीं करेगा और हम पर उसका शक और भी बढ़ जाएगा। हमें जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। लेकिन देव, अगर उसने ये बात किसी और को बता दी तो हमारे लिए काफी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा। डीएसपी मौर्य ने उसे किसी को भी इस बारे में बताने से मना कर दिया है। दोस्तों, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। शिल्पा वहां से उठकर वापस अपने रूम में चली जाती है। अंदर जाकर वो लाइट्स ऑन करती है और फिर कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। शिल्पा दुर्गावती की डायरी निकालने के लिए अपना हाथ अलमारी के ऊपर बढ़ाती है, लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ बढ़ाती है उसकी आंखें घबराहट से भर जाती हैं। रानी दुर्गावती की डायरी वहां नहीं थी जहां शिल्पा उसे रख कर गई थी। कोई उसे वहां से ले जा चुका था। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही शिल्पा देखती है कि वो डायरी अपनी जगह पर नहीं है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। ये कैसे हो सकता है? मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने वो डायरी यहीं पर रखी थी। शिल्पा रूम में रखी चेयर को खींचते हुए अलमारी के पास लाती है और उस पर चढ़कर अलमारी के ऊपर देखने लगती है। शिल्पा अच्छी तरह देखती है, लेकिन वो डायरी अब वहां नहीं थी। शिल्पा कुर्सी से नीचे उतरती है और उस डायरी को अपने पूरे कमरे में ढूंढने लगती है। वो झुककर अपने बेड के नीचे देख रही थी, तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुलता है। शिल्पा, तुम बेड के नीचे क्या कर रही हो? क्या तुम्हारा कोई सामान गुम गया है? अंजलि की आवाज सुनकर दिव्या जल्दी से बेड के नीचे से बाहर आती है और उठकर खड़ी हो जाती है। हाँ अंजलि, वो मेरी एक इयररिंग निकलकर कहीं गिर गई है, मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ। शिल्पा, तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, तुम्हारी सांसें फूल रही हैं, मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद कर देती हूँ। नहीं अंजलि, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने पूरा रूम अच्छी तरह देख लिया, मुझे नहीं लगता वो इस रूम में है। शायद वो बाहर कहीं गिर गई होगी, अगर किसी को मिलेगी तो वो मुझे दे देगा। वैसे तुम यहाँ क्यों आई थी? क्या मुझसे कोई काम है? मैं तो अपने रूम में जा रही थी, अंदर से कुछ आवाजें आई तो सोचा एक बार देख लूं। हाँ, वो मैं अपनी इयररिंग ढूंढने के लिए ये सब सामान खिसका रही थी। चलो ठीक है, अब तुम आराम करो, हम उसे कल ढूंढ लेंगे। मैं भी अपने रूम में जाती हूँ। गुड नाइट। अंजलि वहां से निकलकर अपने कमरे में चली जाती है। अंजलि के जाने के बाद शिल्पा रूम का दरवाजा बंद करती है
और अपने बेड पर बैठ जाती है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो अपने रूम का डोर लॉक कर गई थी। फिर वो डायरी यहाँ से कौन ले जा सकता है? सब लोग तो वहीं नीचे ही बैठे थे, बस विकी वहाँ नहीं था। जरूर विकी ने ही यहाँ से दुर्गावती की वो डायरी निकाली होगी। सब लोग हॉल से अपने अपने कमरों में जा चुके थे। अब वहाँ बस देव और अक्षय ही बचे थे। जैसे ही देव अपने कमरे में जाने के लिए उठता है, उसे पीछे से अक्षय की आवाज आती है। देव, मुझे तुझसे एक बात पूछनी है। मुझे पता है तू जरूर संस्कार के बारे में पूछना चाहता है। हाँ, लेकिन तुझे ये कैसे पता? जब मैं तुम सबको उसके यहाँ रुकने के बारे में बता रहा था, मैं तभी तेरे चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर समझ गया था कि तू मुझसे कुछ पूछना चाहता है। बता, क्या बात है? तुझे अच्छी तरह पता है कि संस्कार का यहाँ रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, फिर भी तू उसे यहाँ रोकना चाहता है। मैं जानता हूँ इसके पीछे तेरी कोई ना कोई वजह जरूर है। हाँ अक्षय, तूने सही कहा। मैं संस्कार को पैलेस में इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि वही एक आदमी है जो सच जानने में मेरी मदद कर सकता है। मैं नहीं चाहता कि फिर से उस पर कोई खतरा आए, और अगर हमने उसे आश्रम में रख दिया तो आर्यन जरूर उससे उस रात के बारे में जानने की कोशिश करेगा। देव, तू किस सच की बात कर रहा है? गुरुजी की मौत का सच। लेकिन हम तो पहले ही सीसीटीवी फुटेज देख चुके हैं, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि तंत्रा ने ही गुरुजी की जान ली है। नहीं अक्षय, बात इतनी भी सीधी नहीं है। तंत्रा तो क्या, कोई भी आत्मा गुरुजी के पास नहीं जा सकती थी। कोई तो बात है जो हमसे छूट रही है। मुझे लगता है गुरुजी को मारने में जरूर किसी इंसान ने उसकी मदद की है, और हॉस्पिटल में संस्कार के ऊपर अटैक से मेरा ये शक और भी बढ़ गया है। तू कह रहा है कि तूने हॉस्पिटल में जिस औरत को संस्कार के रूम में जाते हुए देखा था, उसी ने गुरुजी की जान लेने में तंत्रा की मदद की है? हाँ, इसीलिए हमें किसी भी तरह उस औरत का पता लगाकर उसे पकड़ना होगा। पता नहीं अभी वो कहाँ होगी। रात के समय जंगल पूरी तरह सुनसान था। चांद की रोशनी पेड़ के पत्तों से छनकर जमीन पर आ रही थी। इस सन्नाटे में जंगल में किसी के कदमों की आहट की आवाज आ रही थी। काव्या आधी रात को जंगल से वापस अपने घर की तरफ आ रही थी। वो काफी गुस्से में लग रही थी। मैं अब ये सब और नहीं कर सकती। उसे खबर पहुंचाने तक तो ठीक था, लेकिन उसके कारण अब मैं भी एक कातिल बन गई हूँ। अब मैं उसकी और कोई बात नहीं मानूंगी, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? अगर उसे गुस्सा आ गया तो मेरी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। काव्या ये सब सोचते हुए जंगल से निकलकर अपने घर की तरफ चली जाती है। पैलेस में देव अपने रूम में बैठा कुछ सोच रहा था। सब लोग अपने अपने कमरों में जा चुके हैं। मैं थोड़ी देर में यहाँ से जंगल के लिए निकल जाऊंगा। आज मैं उस अघोरी से साए के बारे में सब कुछ जानकर रहूंगा। देव काफी देर तक अपने कमरे में बैठा सबके सोने का इंतजार करता रहता है। लगभग 1 घंटे के बाद पैलेस में पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। सारे कमरों की लाइट्स बंद हो जाती हैं। बस देव के रूम से रोशनी आ रही थी। अचानक देव के कमरे का दरवाजा खुलता है और देव चुपके से अपने कमरे से बाहर निकलता है। देव सब तरफ देखते हुए दबे पांव सीढ़ियों से नीचे उतरता है और पैलेस के दरवाजे के पास जाता है। वो दरवाजा खुलने ही वाला था कि उसे फिर से किसी के पायल की आवाज सुनाई देती है। ये वही आवाज थी जो देव ने कुछ दिनों पहले सुनी थी, जब उसे दुर्गावती की डायरी मिली थी। देव पीछे मुड़ता है और उस आवाज की दिशा में देखकर बोलता है, कौन है? डरो मत देव, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम बस मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम मुझसे क्या चाहती हो? कुछ भी नहीं, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ऐसे बहुत से राज हैं जिनके बारे में तुम अभी नहीं जानते। ये कहानी तुम्हारी सोच से भी ज्यादा पुरानी है। जब तक तुम उस साए के बारे में सब कुछ नहीं जान लेते, तुम उसे कभी नहीं हरा सकते। मुझे पता है, इसीलिए मैं जंगल में उस अघोरी से मिलने जा रहा हूँ। वही मुझे उस साए के बारे में सब बता सकता है। हो सकता है तुम सही हो,
लेकिन ये उससे मिलने का सही समय नहीं है। अगर तुम अभी उस जंगल में गए तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन तुम्हें मेरी जान की इतनी फिक्र क्यों है? आखिर तुम हो कौन? अभी मेरे बारे में ना जानना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। सही समय आने पर मैं खुद तुम्हें बता दूंगी। अगर तुम मुझे अपने बारे में नहीं बता सकती तो मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं ऐसे ही बिना कुछ किए इंतजार करता रहूं? अब तो मेरे पास वो डायरी भी नहीं है जिससे मैं उस साए के बारे में कुछ जान सकता था। चिंता मत करो, तुम बस मेरे पीछे आओ। पैलेस में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस पायल की आवाज सुनाई दे रही थी। देव बिना कुछ कहे उस आवाज का पीछा करने लगता है। चलते चलते देव उस बेसमेंट के दरवाजे के पास पहुंच जाता है जहां कुछ दिनों पहले उसे दुर्गावती की डायरी मिली थी। देखते ही देखते बेसमेंट का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो पायल की आवाज अंदर जाने लगती है। देव भी उस आवाज के पीछे पीछे बेसमेंट की तरफ जाता है। अंदर जाते ही पायल की आवाज आनी बंद हो जाती है। यहाँ तो मुझे वो डायरी मिली थी, तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तुम बस वैसा करो जैसा मैं कहती हूँ। उस संदूक को फिर से खोलो। देव आगे बढ़ता है और बेसमेंट में रखे संदूक को खोलता है। संदूक के अंदर देखकर हैरानी से देव की आंखें फैल जाती हैं। दुर्गावती की वो डायरी संदूक के अंदर ही रखी थी और उसका कवर भी वापस पहले जैसा हो गया था। ये कैसे हो सकता है? मैंने अच्छी तरह देखा था, ये डायरी यहाँ नहीं थी। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। डायरी के नीचे कुछ और भी है, उसे बाहर निकालो। डायरी के नीचे कोई बड़ी सी चीज लाल रंग के कपड़े में लिपटी हुई रखी थी। देव उसे बाहर निकालता है और उसके ऊपर से वो कपड़ा हटाता है। वो बड़ी सी चीज कुछ और नहीं, एक बहुत पुरानी पेंटिंग थी जिस पर एक सुंदर लड़की का चित्र बना हुआ था। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही शिल्पा देखती है कि वो डायरी अपनी जगह पर नहीं है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। ये कैसे हो सकता है? मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने वो डायरी यहीं पर रखी थी। शिल्पा रूम में रखी चेयर को खींचते हुए अलमारी के पास लाती है और उस पर चढ़कर अलमारी के ऊपर देखने लगती है। शिल्पा अच्छी तरह देखती है लेकिन वो डायरी अब वहां नहीं थी। शिल्पा कुर्सी से नीचे उतरती है और उस डायरी को अपने पूरे कमरे में ढूंढने लगती है। वो झुककर अपने बेड के नीचे देख रही थी, तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुलता है। शिल्पा, तुम बेड के नीचे क्या कर रही हो? क्या तुम्हारा कोई सामान गुम गया है? अंजलि की आवाज सुनकर दिव्या जल्दी से बेड के नीचे से बाहर आती है और उठकर खड़ी हो जाती है। हाँ अंजलि, वो मेरी एक इयररिंग निकलकर कहीं गिर गई है, मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ। शिल्पा, तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, तुम्हारी सांसें फूल रही हैं, मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद कर देती हूँ। नहीं अंजलि, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने पूरा रूम अच्छी तरह देख लिया, मुझे नहीं लगता वो इस रूम में है। शायद वो बाहर कहीं गिर गई होगी, अगर किसी को मिलेगी तो वो मुझे दे देगा। वैसे तुम यहाँ क्यों आई थी? क्या मुझसे कोई काम है? मैं तो अपने रूम में जा रही थी, अंदर से कुछ आवाजें आई तो सोचा एक बार देख लूं। हाँ, वो मैं अपनी इयररिंग ढूंढने के लिए ये सब सामान खिसका रही थी। चलो ठीक है, अब तुम आराम करो, हम उसे कल ढूंढ लेंगे। मैं भी अपने रूम में जाती हूँ, गुड नाइट। अंजलि वहां से निकलकर अपने कमरे में चली जाती है। अंजलि के जाने के बाद शिल्पा रूम का दरवाजा बंद करती है और अपने बेड पर बैठ जाती है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो अपने रूम का डोर लॉक कर कर गई थी, फिर वो डायरी यहाँ से कौन ले जा सकता है? सब लोग तो वहीं नीचे ही बैठे थे,
बस विकी वहाँ नहीं था। जरूर विकी ने ही यहाँ से दुर्गावती की वो डायरी निकाली होगी। सब लोग हॉल से अपने अपने कमरों में जा चुके थे। अब वहां बस देव और अक्षय ही बचे थे। जैसे ही देव अपने कमरे में जाने के लिए उठता है, उसे पीछे से अक्षय की आवाज आती है। देव, मुझे तुझसे एक बात पूछनी है। मुझे पता है तू जरूर संस्कार के बारे में पूछना चाहता है। हाँ, लेकिन तुझे ये कैसे पता? जब मैं तुम सबको उसके यहाँ रुकने के बारे में बता रहा था, मैं तभी तेरे चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर समझ गया था कि तू मुझसे कुछ पूछना चाहता है। बता, क्या बात है? तुझे अच्छी तरह पता है कि संस्कार का यहाँ रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, फिर भी तू उसे यहाँ रोकना चाहता है। मैं जानता हूँ इसके पीछे तेरी कोई ना कोई वजह जरूर है। हाँ अक्षय, तूने सही कहा। मैं संस्कार को पैलेस में इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि वही एक आदमी है जो सच जानने में मेरी मदद कर सकता है। मैं नहीं चाहता कि फिर से उस पर कोई खतरा आए, और अगर हमने उसे आश्रम में रख दिया तो आर्यन जरूर उससे उस रात के बारे में जानने की कोशिश करेगा। देव, तू किस सच की बात कर रहा है? गुरुजी की मौत का सच। लेकिन हम तो पहले ही सीसीटीवी फुटेज देख चुके हैं, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि तंत्रा ने ही गुरुजी की जान ली है। नहीं अक्षय, बात इतनी भी सीधी नहीं है। तंत्रा तो क्या, कोई भी आत्मा गुरुजी के पास नहीं जा सकती थी। कोई तो बात है जो हमसे छूट रही है। मुझे लगता है गुरुजी को मारने में जरूर किसी इंसान ने उसकी मदद की है, और हॉस्पिटल में संस्कार के ऊपर अटैक से मेरा ये शक और भी बढ़ गया है। तू कह रहा है कि तूने हॉस्पिटल में जिस औरत को संस्कार के रूम में जाते हुए देखा था, उसी ने गुरुजी की जान लेने में तंत्रा की मदद की है? हाँ, इसीलिए हमें किसी भी तरह उस औरत का पता लगाकर उसे पकड़ना होगा। पता नहीं अभी वो कहाँ होगी। रात के समय जंगल पूरी तरह सुनसान था। चांद की रोशनी पेड़ के पत्तों से छनकर जमीन पर आ रही थी। इस सन्नाटे में जंगल में किसी के कदमों की आहट की आवाज आ रही थी। काव्या आधी रात को जंगल से वापस अपने घर की तरफ आ रही थी। वो काफी गुस्से में लग रही थी। मैं अब ये सब और नहीं कर सकती। उसे खबर पहुंचाने तक तो ठीक था, लेकिन उसके कारण अब मैं भी एक कातिल बन गई हूँ। अब मैं उसकी और कोई बात नहीं मानूंगी, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? अगर उसे गुस्सा आ गया तो मेरी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। काव्या ये सब सोचते हुए जंगल से निकलकर अपने घर की तरफ चली जाती है। पैलेस में देव अपने रूम में बैठा कुछ सोच रहा था। सब लोग अपने अपने कमरों में जा चुके हैं। मैं थोड़ी देर में यहाँ से जंगल के लिए निकल जाऊंगा। आज मैं उस अघोरी से साए के बारे में सब कुछ जानकर रहूंगा। देव काफी देर तक अपने कमरे में बैठा सबके सोने का इंतजार करता रहता है। लगभग 1 घंटे के बाद पैलेस में पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। सारे कमरों की लाइट्स बंद हो जाती हैं। बस देव के रूम से रोशनी आ रही थी। अचानक देव के कमरे का दरवाजा खुलता है और देव चुपके से अपने कमरे से बाहर निकलता है। देव सब तरफ देखते हुए दबे पांव सीढ़ियों से नीचे उतरता है और पैलेस के दरवाजे के पास जाता है। वो दरवाजा खुलने ही वाला था कि उसे फिर से किसी के पायल की आवाज सुनाई देती है। ये वही आवाज थी जो देव ने कुछ दिनों पहले सुनी थी, जब उसे दुर्गावती की डायरी मिली थी। देव पीछे मुड़ता है और उस आवाज की दिशा में देखकर बोलता है, कौन है? डरो मत देव, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम बस मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम मुझसे क्या चाहती हो? कुछ भी नहीं, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ऐसे बहुत से राज हैं जिनके बारे में तुम अभी नहीं जानते। ये कहानी तुम्हारी सोच से भी ज्यादा पुरानी है। जब तक तुम उस साए के बारे में सब कुछ नहीं जान लेते, तुम उसे कभी नहीं हरा सकते। मुझे पता है, इसीलिए मैं जंगल में उस अघोरी से मिलने जा रहा हूँ। वही मुझे उस साए के बारे में सब बता सकता है। हो सकता है तुम सही हो, लेकिन ये उससे मिलने का सही समय नहीं है। अगर तुम अभी उस जंगल में गए तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन
तुम्हें मेरी जान की इतनी फिक्र क्यों है? आखिर तुम हो कौन? अभी मेरे बारे में ना जानना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। सही समय आने पर मैं खुद तुम्हें बता दूंगी। अगर तुम मुझे अपने बारे में नहीं बता सकती तो मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं ऐसे ही बिना कुछ किए इंतजार करता रहूं? अब तो मेरे पास वो डायरी भी नहीं है जिससे मैं उस साए के बारे में कुछ जान सकता था। चिंता मत करो, तुम बस मेरे पीछे आओ। पैलेस में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस पायल की आवाज सुनाई दे रही थी। देव बिना कुछ कहे उस आवाज का पीछा करने लगता है। चलते चलते देव उस बेसमेंट के दरवाजे के पास पहुंच जाता है जहां कुछ दिनों पहले उसे दुर्गावती की डायरी मिली थी। देखते ही देखते बेसमेंट का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो पायल की आवाज अंदर जाने लगती है। देव भी उस आवाज के पीछे पीछे बेसमेंट की तरफ जाता है। अंदर जाते ही पायल की आवाज आनी बंद हो जाती है। यहाँ तो मुझे वो डायरी मिली थी, तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तुम बस वैसा करो जैसा मैं कहती हूँ। उस संदूक को फिर से खोलो। देव आगे बढ़ता है और बेसमेंट में रखे संदूक को खोलता है। संदूक के अंदर देखकर हैरानी से देव की आंखें फैल जाती हैं। दुर्गावती की वो डायरी संदूक के अंदर ही रखी थी और उसका कवर भी वापस पहले जैसा हो गया था। ये कैसे हो सकता है? मैंने अच्छी तरह देखा था, ये डायरी यहाँ नहीं थी। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। डायरी के नीचे कुछ और भी है, उसे बाहर निकालो। डायरी के नीचे कोई बड़ी सी चीज लाल रंग के कपड़े में लिपटी हुई रखी थी। देव उसे बाहर निकालता है और उसके ऊपर से वो कपड़ा हटाता है। वो बड़ी सी चीज कुछ और नहीं, एक बहुत पुरानी पेंटिंग थी जिस पर एक सुंदर लड़की का चित्र बना हुआ था। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। डीएसपी मौर्य अपने घर में पुलिस स्टेशन जाने के लिए रेडी हो रहा था। तभी कोई उसके घर की डोरबेल बजाता है। दिव्या रूम के अंदर प्राची को कपड़े पहना रही थी। डोरबेल की आवाज सुनकर वो अंदर से ही चिल्लाती है, जय देखना दरवाजे पर कौन है, शायद काव्या आई होगी। डीएसपी मौर्य हॉल से उठकर दरवाजे के पास जाता है और दरवाजे के होल से बाहर देखता है, लेकिन बाहर काव्या नहीं, विधायक प्रशांत सिंह और उदय खड़े हुए थे। अब ये प्रशांत सिंह यहाँ क्यों आया है? डीएसपी मौर्य कुछ सेकंड तक सोचता है और फिर धीरे से घर का दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलने में काफी देर लगा दी मौर्य जी। हाँ, मैं वो स्टेशन जाने के लिए रेडी हो रहा था, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। आप भी ना मौर्य जी, हमेशा काम में ही लगे रहते हैं। थोड़ा आराम करिए, थोड़ा टाइम फैमिली को दीजिए। काम तो पूरी जिंदगी करना है। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। डीएसपी मौर्य प्रशांत सिंह और उदय को घर के अंदर लेकर आता है और फिर सब हॉल में रखे सोफे पर बैठ जाते हैं। बैठिए विधायक जी, आप यहाँ कैसे? उदय ने मुझे बताया कि आपकी तबीयत खराब थी और आप हॉस्पिटल में एडमिट थे। इधर से जा रहे थे तो सोचा आपसे मिलते चले। उदय, मौर्य जी को वो फल तो दो जो मैंने तुमसे मंगाए थे। उदय ने अपने हाथ में एक थैला पकड़ रखा था। प्रशांत सिंह की बात सुनकर वो उस थैले को डीएसपी मौर्य की तरफ बढ़ा देता है। वैसे अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको ये सब लाने की जरूरत नहीं थी। डीएसपी मौर्य और प्रशांत सिंह बात कर ही रहे थे कि दिव्या प्राची के साथ अपने कमरे से बाहर निकलती है। जय, काव्या नहीं? दिव्या अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही उसकी नजर हॉल में बैठे प्रशांत सिंह और उदय पर पड़ती है। उन्हें देखते ही दिव्या एकदम से चुप हो जाती है। दिव्या, ये प्रशांत सिंह हैं, रत्नागिरी के एमएलए। प्रशांत सिंह का नाम सुनकर दिव्या को डीएसपी मौर्य की बात याद आ जाती है।
जब उसने बताया था कि उसकी और प्रशांत सिंह की नहीं बनती। ये बात याद आते ही दिव्या के चेहरे पर घबराहट आ जाती है। नमस्ते भाभी जी, मैं बस मौर्य जी से यही कह रहा था कि अपना ख्याल रखें। मैं तो कहता हूँ इन्हें कुछ दिनों की छुट्टी ले लेनी चाहिए। आप लोग बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें जल्दी कहीं पहुँचना है। यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा मौर्य जी से मिलते चले। प्रशांत सिंह और उदय सोफे से उठकर खड़े हो जाते हैं और डीएसपी मौर्य के घर से बाहर जाने लगते हैं। मेरी बात याद रखना मौर्य जी, सेहत और फैमिली से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। ये काम वाम तो जिंदगी भर चलता रहेगा। घर से निकलते हुए प्रशांत सिंह की नजर प्राची के ऊपर पड़ती है। अरे आपको तो हमने देखा ही नहीं, इधर आओ। प्राची प्रशांत सिंह के पास आकर खड़ी हो जाती है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? प्राची मौर्य। अरे वाह, तुम्हारा नाम तो बड़ा प्यारा है। मेरे पास तुम्हारे लिए भी कुछ है। प्रशांत सिंह अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और एक चॉकलेट निकालकर प्राची को दे देता है। चॉकलेट मिलते ही प्राची के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो वहाँ से भागते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ठीक है मौर्य जी, अब हम चलते हैं। प्रशांत सिंह और उदय डीएसपी मौर्य के घर से बाहर निकलते हैं और कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद हॉल में बस डीएसपी मौर्य और दिव्या बचे थे। दिव्या के चेहरे पर अब भी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। क्या हुआ दिव्या, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? जय, तुमने तो मुझसे कहा था कि ये एमएलए बहुत खतरनाक आदमी है और तुम्हारी इससे नहीं बनती, फिर ये यहाँ क्यों आया था? यही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। प्रशांत सिंह बिना वजह तो कभी यहाँ नहीं आएगा। उसके यहाँ आने के पीछे जरूर कोई ना कोई वजह है, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे होते हुए वो तो क्या, कोई भी तुम्हें या प्राची को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। जय, मैं अपने बारे में नहीं सोच रही हूँ, मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। क्या तुम सच में यहाँ से ट्रांसफर नहीं ले सकते? दिव्या, इस बारे में हम रात को बात करेंगे। अभी मुझे एक जरूरी काम पूरा करना है। तुम बस इतना याद रखो कि मेरे रहते तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। डीएसपी मौर्य अपना हाथ दिव्या के सिर पर रखता है और उसके माथे पर किस करके घर से पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है। डीएसपी मौर्य के जाने के बाद दिव्या घर का दरवाजा अंदर से बंद करती है और नहाने के लिए बाथरूम में घुस जाती है। प्राची अपने रूम में अकेली जमीन पर बैठी हुई थी। उसके सामने एक शेल्फ रखा था जिसका ड्रॉर खुला हुआ था। प्राची इस ड्रॉर को देखकर कुछ बोल रही थी। देखो मेरे हाथ में क्या है। अभी एक अंकल आए थे, उन्हीं ने मुझे ये चॉकलेट दी। सॉरी, मुझे तुम्हें यहाँ बंद करना पड़ा, लेकिन अगर मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखती तो पापा फिर से तुम्हें कहीं ले जाते। कल जब तुमने मुझे नीचे उस पपी के पास भेजा था तो मम्मा और पापा बहुत डर गए थे। उस ड्रॉर के अंदर वही खिलौना रखा हुआ था जिसे दिव्या ने कल प्राची के हाथ में देखा था। प्राची उसी खिलौने से बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ वही उस खिलौने की आवाज सुन सकती हो। प्राची उस खिलौने से बात कर ही रही थी कि तभी उसे दिव्या के कदमों की आहट सुनाई देती है। लगता है मम्मा आ रही हैं। चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो पापा को बता देंगी। बाय। प्राची बिना समय गवाए उस ड्रॉर को बंद करके अपने बेड पर बैठ जाती है। उसके बेड पर बैठते ही कमरे का दरवाजा खुलता है और दिव्या कमरे के अंदर आती है। प्राची, तुम अभी किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं मम्मा, मैं तो बस यहाँ बैठी हुई थी। अजीब बात है, मुझे लगा जैसे मैंने अभी अभी तुम्हें किसी से बात करते हुए सुना। चलो अब तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो। आज काव्या दीदी ने तुम्हारे लिए ढोकले बनाए हैं। उधर विधायक प्रशांत सिंह और उदय कार में बैठे हुए कहीं जा रहे थे। उदय काफी देर से प्रशांत सिंह को सवालिया नजरों से देख रहा था। क्या हुआ उदय, तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? क्या तुझे कुछ पूछना है? हाँ भैया, आपके काम मेरी समझ से तो बिल्कुल परे हैं। हमें उस डीएसपी मौर्य के घर जाने की क्या जरूरत थी? क्या आप भूल गए उसने पुलिस स्टेशन में आपकी कितनी बेइज्जती की थी? प्रशांत सिंह कुछ नहीं भूलता उदय। मुझे उसकी एक एक बात अच्छी तरह याद है। अब बहुत जल्दी मैं उसकी हर बात का हिसाब करने वाला हूँ। ये आप क्या बोल रहे हो भैया? आप उस डीएसपी के साथ क्या करने वाले हो? तू बस देखता जा। मेरे हाथ उसकी एक दुखती रग लग गई है। बहुत जल्दी मैं उससे उसकी नौकरी और उसकी अकड़ दोनों छीन लूंगा।
पैलेस में सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। आज शिल्पा काफी परेशान लग रही थी। उसके चेहरे पर उसकी परेशानी साफ दिख रही थी। क्या हुआ शिल्पा, तुम आज काफी परेशान लग रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ देव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे ही अंजलि देव की बात सुनती है, उसे कल रात की बात याद आ जाती है। शिल्पा, क्या तुम्हें अब तक तुम्हारी वो इयररिंग नहीं मिली? नहीं अंजलि, मैंने सब तरफ ढूंढ लिया, वो मुझे कहीं नहीं मिली। ये तुम लोग किस इयररिंग की बात कर रहे हो? कल शिल्पा के कान की इयररिंग निकलकर कहीं गिर गई। बेचारी कब से ढूंढ रही है। अच्छा, तो इसीलिए शिल्पा आज कुछ परेशान सी लग रही है। शिल्पा, तुम उदास मत हो, मैं आज शहर से तुम्हारे लिए दूसरी इयररिंग ले आऊंगा। नहीं देव, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास और भी इयररिंग्स हैं। और वैसे भी मैं कल से पैलेस से बाहर नहीं गई हूँ, वो यहीं कहीं गिरी होगी। शिल्पा देव से बात कर ही रही थी कि तभी देव के फोन पर कांस्टेबल अंकुल का कॉल आता है। कांस्टेबल अंकुल फोन कर रहा है। लगता है संस्कार को होश आ गया। बताओ अंकुल भाई, क्या बात है? देव, मौर्य सर तुम्हें जल्दी हॉस्पिटल बुला रहे हैं। यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। देव फोन कट करता है और फौरन डाइनिंग टेबल से उठकर कार की चाबी लाने के लिए हॉल की तरफ बढ़ने लगता है। देव, क्या हुआ? क्या कहा कांस्टेबल अंकुल ने? और तुम ऐसे जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ अंजलि। अंकुल ने कहा कि कोई प्रॉब्लम है और मौर्य सर ने मुझे जल्दी हॉस्पिटल बुलाया है। देव, संस्कार तो ठीक है ना? मुझे कुछ नहीं पता अक्षय, उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है ये तो हॉस्पिटल जाकर ही पता चलेगा। पता चलते ही मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। लेकिन देव, मुझे नहीं लगता तुम्हें वहाँ अकेले जाना चाहिए। तुम अपने साथ किसी और को भी ले जाओ। हाँ देव, अंजलि सही कह रही है, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। ठीक है, जल्दी चल। देव और अक्षय पैलेस से बाहर आते हैं और कार में बैठकर पैलेस से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। लगभग 15 मिनट के बाद उनकी कार हॉस्पिटल के सामने जाकर रुकती है। देव और अक्षय कार से नीचे उतरते हैं और तेजी से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ते हैं। वो लोग अंदर जाने ही वाले थे कि तभी अक्षय की नजर कांस्टेबल अंकुल पर पड़ती है। अंकुल हॉस्पिटल के एंट्रेंस के पास खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था। जैसे ही वो देव और अक्षय को अपने पास आते हुए देखता है, फोन कट करके अपनी पॉकेट में रख लेता है। क्या हुआ अंकुल, मौर्य सर ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? संस्कार तो ठीक है ना? हाँ, संस्कार बिल्कुल ठीक है, उसे होश आ गया है और अब हम उसे घर भी लेकर जा सकते हैं। तो फिर मौर्य सर ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? हमारे सामने एक और प्रॉब्लम आ गई है। 1 घंटे पहले आर्यन का फोन आया था। वो संस्कार को अपने साथ आश्रम लेकर जाना चाहता है। क्या? मैं तो पहले ही ऋषि से बात कर चुका हूँ कि डिस्चार्ज मिलने के बाद संस्कार हमारे साथ पैलेस में ही रहेगा। तुमने ऋषि से बात की होगी, लेकिन आर्यन ने जिद पकड़ ली है कि वो संस्कार को आश्रम लेकर ही जाएगा। भले ही ऋषि तुम्हारा साथ देना चाहता हो, लेकिन वो आर्यन को मना नहीं कर सकता। डीएसपी मौर्य कहाँ है? अगर वो आर्यन को समझाएंगे तो आर्यन जरूर समझ जाएगा। मौर्य सर अंदर डॉक्टर से कुछ बात कर रहे हैं, उनसे जो भी पूछना है जल्दी पूछ लो। आर्यन भी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचता ही होगा। कांस्टेबल अंकुल की बात सुनकर देव और अक्षय बिना समय गंवाए हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और हॉल में खड़े होकर चारों तरफ डीएसपी मौर्य को देखने लगते हैं। डीएसपी मौर्य डॉक्टर श्रीवास्तव के केबिन में बैठा हुआ था और डॉक्टर उसे संस्कार की कंडीशन के बारे में बता रहा था। देखिए मिस्टर मौर्य, भले ही संस्कार अब कोमा से बाहर आ चुका है, लेकिन अभी भी उसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। उसके सर की चोट अभी तक पूरी तरह नहीं भरी थी, ऊपर से उसके सीने पर भी इंजरी हो गई। मैं बस आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट के कारण उसे डिस्चार्ज दे रहा हूँ, लेकिन उसे बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, मैं इन सब बातों का पूरा ध्यान रखूंगा। डीएसपी मौर्य चेयर से उठता है और डॉक्टर श्रीवास्तव के केबिन से निकलकर बाहर आ जाता है। बाहर आते ही उसकी नजर
हॉल में खड़े देव और अक्षय पर पड़ती है, जो उसे ही ढूंढ रहे थे। देव, मैं यहाँ हूँ। डीएसपी मौर्य की आवाज सुनकर देव और अक्षय उसके पास जाकर खड़े हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग सर। वैसे तो आज की सुबह में कुछ भी अच्छा नहीं है अक्षय, बट स्टिल गुड मॉर्निंग। बाहर अंकुल मिला था, उसने हमें आर्यन के बारे में बताया। सर प्लीज आप कुछ कीजिए, संस्कार का हमारे साथ पैलेस जाना बहुत जरूरी है। सिर्फ वही है जो हमें उस रात का सारा सच बता सकता है। अगर आर्यन उसे आश्रम ले गया तो वो जरूर उससे सारी सच्चाई निकलवा लेगा। पहले ही उसे गुरुजी की मौत पर शक हो चुका है। अगर संस्कार ने उसे सब बता दिया तो पता नहीं वो क्या करेगा। देव, मैं मानता हूँ तुम्हारी बात सही है, लेकिन इस मामले में मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि आर्यन को पता चले। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। इस बार तुम्हें खुद ही किसी तरह आर्यन को इस बात के लिए कन्विंस करना होगा। एक्सक्यूज मी देव। डीएसपी मौर्य देव से बात कर ही रहा था कि उसके फोन पर कांस्टेबल अंकुल का कॉल आता है। हाँ अंकुल। सर, आर्यन की कार यहाँ आ चुकी है, उसके साथ ऋषि भी है। दोनों कार से उतरकर हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं। ठीक है अंकुल। देव, आर्यन अंदर आ रहा है, तुम दोनों वहाँ जाकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बुलाऊंगा। डीएसपी मौर्य की बात मानकर देव और अक्षय उससे थोड़ी दूर जाकर हॉल में लगी चेयर्स पर बैठ जाते हैं। कुछ ही सेकंड्स में आर्यन ऋषि के साथ हॉस्पिटल के अंदर आता है और डीएसपी मौर्य के पास आकर खड़ा हो जाता है। सर, हम संस्कार को यहाँ से कब ले जा सकते हैं? मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। मेरी रिक्वेस्ट पर वो उसे डिस्चार्ज देने के लिए मान गए हैं, लेकिन देव भी पिछले 1 घंटे से यहीं बैठा हुआ है। वो संस्कार को अपने साथ पैलेस ले जाना चाहता है। तुम्हें एक बार उससे भी बात कर लेनी चाहिए। सर, मैं आपको पहले ही सारी बात बता चुका हूँ। आज अगर संस्कार इस हालत में है तो उसकी वजह ये देव और इसके दोस्त हैं। मैं नहीं चाहता संस्कार फिर किसी मुसीबत में पड़े। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ आर्यन, और मैंने काम शुरू भी कर दिया है। फिर भी मैं चाहता हूँ तुम एक बार देव से बात कर लो, और उसे नहीं पता चलना चाहिए कि तुम क्या जानते हो। ठीक है सर, अगर आप कहते हैं तो मैं उससे बात करने को रेडी हूँ। डीएसपी मौर्य पीछे देव की तरफ मुड़ता है और उसे आवाज देता है। देव, यहाँ आना। देव वहां से चलकर आर्यन के पास आता है और उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। कैसे हो आर्यन? गुरुजी के लिए जो हवन हो रहा है वो कैसा चल रहा है? आर्यन न हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और न ही देव की बात का कोई जवाब देता है। तुम बताओ देव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं चाहता हूँ संस्कार डिस्चार्ज मिलने के बाद कुछ दिनों तक पैलेस में रहे, इसीलिए मैं उसे लेने आया हूँ। हाँ, तुमने मुझे बताया तो था, लेकिन अब मैंने अपना डिसीजन बदल लिया है। मैं चाहता हूँ कि संस्कार हमारे साथ आश्रम में ही रहे। मुझे लगता है कि वो वहाँ ज्यादा सेफ रहेगा। लेकिन आर्यन, तुमने कल ही मुझे इस बात के लिए हाँ कहा था। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें हाँ कहा था, लेकिन अब मैं ही तुम्हें ना कह रहा हूँ। आई एम सॉरी। आर्यन, ये तुम बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो। सही और गलत की बात तुम ना ही करो तो अच्छा है देव। सर, आप प्लीज इसे समझा दीजिए, संस्कार इसके साथ नहीं जा सकता। सर प्लीज, मुझे संस्कार को अपने साथ पैलेस ले जाने दीजिए। देखो देव, यहाँ ऋषि ही संस्कार के सबसे ज्यादा क्लोज है। जहाँ ऋषि चाहेगा संस्कार उसी के साथ जाएगा। बताओ ऋषि, तुम क्या चाहते हो? सर, अगर आर्यन भैया संस्कार को आश्रम ले जाना चाहते हैं तो मैं उन्हें कैसे मना कर सकता हूँ? लेकिन ऋषि। बस देव, इट्स फाइनल डिसीजन। मैं अभी डॉक्टर से बात करता हूँ। डीएसपी मौर्य फिर से डॉक्टर श्रीवास्तव के कैबिन में जाता है और थोड़ी देर में वहां से डिस्चार्ज पेपर्स पर उनके साइन करा के ले आता है। चलो बाहर चलते हैं, ये लोग संस्कार को बाहर लेकर आ रहे हैं। सब लोग हॉस्पिटल से बाहर निकल जाते हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव भी उनके साथ बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। मैं अभी संस्कार के साथ एक डॉक्टर और एक नर्स को भेज रहा हूँ। डॉक्टर तिवारी आपके घर में सब कुछ सेट करके वापस आ जाएंगे, लेकिन नर्स संस्कार के ठीक होने तक उसके साथ ही रहेगी। आपको उसके इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे। ठीक है डॉक्टर, मैं आपकी बात अच्छे से समझ गया। थोड़ी देर में कुछ लोग संस्कार को लेकर बाहर आते हैं और उसे एम्बुलेंस में लेटाकर वहां से ले जाते हैं। आर्यन और ऋषि कार में बैठकर एम्बुलेंस के पीछे पीछे वहां से निकल जाते हैं। सभी उनके जाने के बाद हॉस्पिटल से निकल जाते हैं, पर एक औरत अब भी वहीं पर खड़ी उन सबको जाते हुए देख रही थी। उसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था और उसके लंबे बाल थे। ये वही औरत थी जिसने हॉस्पिटल रूम में संस्कार के सीने पर खंजर मारा था।
है।